गुड इवनिंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आशा करता हूँ ठीक होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मीत जीके विद स्टडी में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। जिस तरह नाम से ही हमें पता चल रहा है क्या भारत का इतिहास सबसे पहले हम यह जानेंगे भाई कौन से तरीके से पता चला जाता है। तो हम देखते हैं भारत के इतिहास को जानने के लिए, क्योंकि इस इतिहास अपने प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए सबसे पहले हमें किन किन चीज़ों की या स्रोत की आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो धार्मिक ग्रंथ होने, दूसरे ऐतिहासिक ग्रंथ भी ज़रूरी है, और तीसरा है पुरातात्विक साक्ष्य, और चौथा है विदेशी वितरण। तो हम पहले तो धार्मिक ग्रंथ से पता करेंगे कि कौन कौन से धर्म हमारे प्राचीन टाइम में थे, और दूसरा कौन से ग्रंथ थे उस समय के, और तीसरा कौन कौन से साक्ष्य वहाँ से मिले, किस काल के मिले, और कौन सा विदेशी यात्री हमारे भारत में आया। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों को जानने के लिए। तो शुरू करते हैं ये प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत। तो हम देखते हैं किसी व्यक्ति, किसी समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? राजतरंगिणी को। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित कौन सी पुस्तक है? वास्तविक है जो, कौन सी है? राजतरंगिणी। इसे हमें याद रखना है। और नेक्स्ट है, उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीन सिक्के क्या कहलाते हैं? आहत सिक्के, यानी पंच मार्क कॉइन्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सिक्के हैं, सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? प्राइम रोज को। किसे जाता है? प्राइम रोज को। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्ट्रिक इंडिया कृति किसकी कृति है? स्टुअर्ट पिगट की। नेक्स्ट है, चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? ये किया हमारा इंतुगा। कभी कभी इसे इंतु बोलते हैं, कभी कभी इसे इंटू भी बोला जाता है। इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र। क्योंकि एक बार ये इतिहास के क्वेश्चन से पूछा गया था। अभिलेख शास्त्र का संबंध किससे है? उत्कीर्ण लेखों से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं लिपि के विकास के अध्ययन को पुरालिपि कहते हैं। पुरालिपि विधा, यानी कि लिपियों का समय समय विकास करना पड़ता है, और उन्हीं को विकास के अध्ययन को पुरालिपि विधा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ था?
तो कौन से हुआ था? हाथी गुफा अभिलेख से। हाथी गुफा अभिलेख से भारतवर्ष नाम का वर्णन मिला या उल्लेख हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया? किसने तैयार किया? ये किया B.A. स्मिथ ने। तो नेक्स्ट है, हम देखते हैं इतिहास। सबसे पहले हम यही देखेंगे इतिहास कितने भागों में बांटा है। इन्होंने इतिहास को 3 भागों में बांट दिया। एक तो प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो सबसे पहले यही देखेंगे प्रागैतिहासिक काल का जो हमारा टाइम पीरियड था मानव उत्पत्ति से 3000 वर्ष ईसा पूर्व तक, यानी 3000 ईसा पूर्व तक मानव उत्पत्ति से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक। और दूसरा है ये आद ऐतिहासिक काल। इसका काल पीरियड कौन सा था? 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। और नेक्स्ट है ऐतिहासिक काल, इसका है 600 ईसा पूर्व से आगे, जैसे जैसे 500 400 ऐसे। तो अब हम देखते हैं ये इसके कौन कौन से साक्ष्य या जो चीज़ मिली कौन कौन सी थी उस वक्त प्रागैतिहासिक काल के लिए। इसके पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एक मात्र स्रोत, क्योंकि ये स्रोत तो मिले लेकिन लिखित साक्ष्य नहीं मिले, ये बस वैसे ही मिले, ये ऐसे लिखे हुए नहीं थे। लेकिन जो हमारा है आद ऐतिहासिक काल, इसके अंदर लिखित साक्ष्य मिले किंतु अपठनीय। जो साक्ष्य तो मिल गए परंतु उनको हमने या किसी ने पढ़ा नहीं, लेकिन यह क्या था, पढ़ा ही नहीं जाता था, अपठनीय थी। तो ऐतिहासिक नेक्स्ट है ऐतिहासिक के अंदर पुरातात्विक मिले और साहित्य दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध थे। और इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन आ गया धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य और विदेशी विवरण। कौन कौन से? धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य एवं विदेशी विवरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि को किस विद्वान ने पढ़ा? किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। कब पढ़ा? 1837 ईस्वी में। इसको ये टाइम पीरियड ध्यान रखना है, कभी कभी टाइम पीरियड भी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलन कर्ता किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? महर्षि कृष्ण देवप्यान वेदव्यास को। कभी कभी हमें सीधा ही वेदव्यास का नाम ही पूछ लिया जाता है। और इस तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? वैवस्वत मनु। कौन से थे? वैवस्वत मनु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु पुराण किस वंश का उल्लेख करता है? कौन से वंश का उल्लेख करता है? गुप्त वंश का। कौन से? गुप्त वंश का। सबसे पहले तो हमें इन 5-4 प्रश्नों को या क्वेश्चनों को अच्छे से देखना है। क्योंकि इसके अंदर कौन सा पुराण या कौन सी पुस्तक कौन से वंश को संबोधित या इंगित करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? कौन सी? मौर्य वंश के। और नेक्स्ट है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ में प्राप्त होता है या किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? कल्पसूत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
ये लिखा हुआ है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृत मंत्रालय के अंतर्गत संगठन है। ऐसे पूछ सकते हैं ये हमारा किसके अंतर्गत आता है, ये आता है सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मत्स्य पुराण में कि मत्स्य पुराण में किस वंश से संबंधित है या किस वंश की जानकारी मिलती है? आंध्र सातवाहन वंशों की। कभी कभी सीधा ही पूछ लेता है, जो मत्स्य पुराण थे उसके अंदर सातवाहन वंशों की जानकारी या संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? कौन से वंश से? मौर्य वंश से। खरोष्ठी लिपि किस प्रकार लिखी जाती है? ये कहाँ से लिखी जाती है? दाएं से बाएं, जैसे हम उर्दू भाषा लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नारद समृति किस वंश के विषय के बारे में जानकारी मिलती है? किस वंश के बारे में? ये गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन अप्रमाणिक पुस्तक कौन सी थी या मानी जाती है? स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन अप्रमाणिक वस्तु मानी जाती है, कौन सी पुस्तक मानी जाती है? मनुस्मृति। नेक्स्ट है शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे माना जाता है? ये आ गया मनुस्मृति किस काल से संबंधित है? शुंग काल के। तो नेक्स्ट है शिस्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण में। इस बात से हमें पता चलता है, यानी कि शतपथ ब्राह्मण में हमें पता चलता है कि शिस्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी माना जाता है। ये तो अब भी हम कह सकते हैं, ये शिस्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी। नेक्स्ट हमारा है महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आश्वाल्यायन ग्रह सूत्र में मिलता है। जो महाभारत का था प्रारंभिक उल्लेख किसे मिलता है? आश्वाल्यायन ग्रह सूत्र में। नेक्स्ट प्रारंभ में इसमें मात्र 8800 श्लोक थे और इसका नाम जैत संहिता था। जब इसके अंदर 8800 श्लोक थे तो इसका नाम जैत संहिता था। कुछ समय के बाद या पश्चात यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गए और भारत के नाम से प्रसिद्ध हो गया या हुआ। अंत में 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे शत सहस्त्री साहित्य या महाभारत कहा जाने लगा। इसको हमें अच्छे से पढ़ना है या देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरालेख विधा में क्या अभिप्राय है? पुरालेख विधा से क्या अभिप्राय है? शिलालेखों का अध्ययन। बस यही ध्यान रखना है। पुरालेख विधा हमारा क्या है? शिलालेखों का अध्ययन करना पुरालेख विधि है। नेक्स्ट है पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? डार्विन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत। पहले तो ये देखना है, जो इब्न बतूता था, इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? रहेला। और इब्न बतूता कहाँ से आया? अफ्रीका से आया। अफ्रीका से, और अफ्रीका के मोरक्को। कभी कभी सीधा ही डायरेक्ट पूछ लेते हैं इब्न बतूता किस शहर से आया? से ये आया था मोरक्को से। हेंसवांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया? हेंसवांग था जो चीनी यात्री था। इन्होंने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? किसका? बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म का किया नालंदा विश्वविद्यालय में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है बौद्ध स्तंभ लेख में किसकी जानकारी मिलती है? किसकी? शुंग वंश की। हेंसवांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का किस पुस्तक में वर्णन किया? किसमें? CU की। कभी कभी सीधे ही पूछ लेते हैं हेंसवांग की पुस्तक कौन सी है? CU की।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद, ये किसकी रचना है? ये अल-बरूनी की। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरक्को का यात्री इब्न बतूता। इब्न बतूता, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, वही आ गया है। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया और उस तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका हमें ध्यान रखना है। मोरक्को पहले तो आया, इब्न बतूता आया मोरक्को से आया, और किसके समय काल में आया? मोहम्मद बिन तुगलक के। तो इसके समय आने के बाद जब आया तो इसने, तुगलक ने क्या किया? उसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। और नेक्स्ट है, मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? ये मिलता है पांड्या राज्य, दक्षिण में हमारे पांड्या राज्य था, उनकी जानकारी मिलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतंजलि के महाभाष्य, जो पतंजलि के महाभाष्य हैं, महाभाष्य किस वंश के इतिहास का पता चलता है? कहने का मतलब है, जो पतंजलि के महाभाष्य लेखक थे, ये किस वंश के इतिहास का पता चलता है? इसके समय पतंजलि के महाभाष्य जो लिखी पुस्तक, शुंग वंश का पता चलता है, शुंग वंश के बारे में। तो नेक्स्ट है हमारा, अब कौन से अभिलेख कहाँ से मिले? ये इसको हम अच्छे से देखेंगे। ये तो हमारे अभिलेख हैं, और किस राजा का वर्णन या किस राजा के बारे में जानकर मिलती है? ये अभिलेख हैं, और ये शासक कौन कौन से थे, और अभिलेख कौन कौन से थे। नेक्स्ट अपने फर्स्ट ऑफ ऑल, हाथी गुम्फा अभिलेख। इस अभिलेख में कलिंग राजा नरेश खारवेल की जानकारी मिलती है। एहोल, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछता है अभिलेख। एहोल अभिलेख में किसकी जानकारी मिलती है? पुलकेशिन द्वितीय की। नासिक अभिलेख में गोमती वलश्री का। जूनागढ़ अभिलेख में, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो जूनागढ़ अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन के बारे में जानकारी मिलती है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख, प्रयाग समुद्रगुप्त के बारे में मिलती है। नेक्स्ट है मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख में मालवा नरेश यशोवर्मन का वर्णन की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है ग्वालियर अभिलेख में प्रतिहार नरेश भोज की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है देवपाड़ा अभिलेख बंगाल के शासक विजयसेन का वर्णन है। नेक्स्ट है भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख में किसकी जानकारी मिलती है? स्कंदगुप्त की। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी इसका ध्यान रखना। और नेक्स्ट है, कौन कौन से चीनी यात्री भारत में आए और उनके क्या क्या लेख थे और उन्होंने किसका वर्णन किया, और उनकी पुस्तकें कौन सी थी और टाइम पीरियड कौन सी थी। सबसे पहले है फाहयान, सेकंड है हैंसवांग इतिसांग। इसको फा हे ई इसको इकट्ठा लिख लेना है। ये छोटी सी ट्रिक ही है। ही, यानी पहले ये आया, सेकंड ये आया, थर्ड ये आया। और आगे जब हम MCQ करेंगे तो आपको मैं ट्रिक के हिसाब से सभी बता दूंगा, कौन से कब और कैसे आए। और अब हम देखेंगे फाहयान का टाइम पीरियड था 399 से 1414 ईस्वी। ये 399 आया और 1414 तक। इसमें भारत की दशा का वर्णन किया। क्या वर्णन किया? कि वहाँ भारत की दशा कैसी थी। और यह प्रथम चीनी यात्री था
जिसने, हाँ सबसे पहले तो यही है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत में आया। और वस्तु विनिमय, इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कौड़ियों तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद महल को देवानीमति बताया। नेक्स्ट है हैंसवांग, कई बार इसे हैन जुएंग भी बोल देते हैं। हैंसवांग 629 में आया 645 तक। और इसकी जो पुस्तक है, इसकी पुस्तक है सी यू की। हैंसवांग सम्राट हर्षवर्धन के समय में भारत आया। इसने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया। इसे यात्रियों का राजकुमार, शाक्यमुनि, नीति का पंडित कहा जाता है। और नेक्स्ट है इत्तीसांग, ये 673 से 675 तक ही रहा। और इसने क्या लिखी? प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथा लिखी। चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन रहा। ये कभी कभी सीधा पूछ लेते हैं, जो नालंदा विश्वविद्यालय में किसने अध्ययन किया? इसने किया, इत्ती सिंह ने किया। और नेक्स्ट है सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। तो ये हमारे आज का लेक्चर या चैप्टर प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए या ऐतिहासिक स्रोत का चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। और आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। और थोड़ी कभी गलती होगी तो माफ़ कर देना। आगे से इस गलती को और भी सुधारेंगे। और आशा करता हूँ आप खुश होंगे। खुश रहो, मस्त रहो। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर देना। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।